हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 12 में कैसे पढ़ना चाहिए, सीबीएसई का क्या नया पैटर्न है और किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या जो मिस्टेक्स है, ब्लंडर है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए पढ़ाई करते समय। ठीक है, तो मैं लगभग 2-3 साल से काफ़ी कुछ स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ, जिससे मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस में यहाँ पे आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर चलना आपको है। ठीक है, यानी कि मैं आपको पूरा तरह से रास्ता दिखा दूँ, ये सब रास्ते हैं, उस पर चलना आपका काम है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, पैटर्न पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको कुछ स्टडी टिप्स दे दूंगा कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले अगर मंथ की अगर बात करें तो जुलाई से अक्टूबर तक आपके पास पूरा भी 4 महीने पड़े हुए प्रिपरेशन के लिए, और अभी 1-2 महीने बीत चुके हैं वैसे। ठीक है, और बात करें कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, तो बोर्ड एग्जाम आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है इस साल, यानी कि टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 के जो आपके एग्जाम है वो बेसिकली होंगे नवंबर दिसंबर में, आपको ही पता चल गया होगा, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 के एग्जाम होंगे और मार्च और अप्रैल में आपके टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, और बेसिकली क्या है, जुलाई से अक्टूबर तक आपके पास 4 मंथ्स है। ठीक है, और 4 मंथ्स है और इसमें बेसिकली जनवरी फरवरी में आपके पास खाली 2 मंथ्स है। तो बेसिकली पढ़ने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, 4 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं, तो बेसिकली सिलेबस तो 50% आएगा आपके टर्म 1 में। ठीक है, और उसके बाद जब आप टर्म 2 को दोगे तो उसमें आपके पास 2 मंथ्स बचेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ लोग का ये होगा कि भाई 4 मंथ में वो 50% पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 2 मंथ बचेंगे उसमें 50% पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि आपको 50% से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि टर्म 1 में जितना भी आपसे पूछा जाएगा सिलेबस है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कवर करके चलना है। क्लियर, जैसे मान लो 75% आपको पूरा कवर करके चलना है, ये मान के चलो। ठीक है, 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इन 4 महीने बेसिकली टर्म 1 को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में उसके साथ एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा जो भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको भी कवर करके चलना है। ऐसी स्ट्रेटेजी आप लेके चलो, जिससे होगा कि लास्ट में आपके सिर्फ 2 ही मंथ्स बचेंगे। ठीक है, तो 2 मंथ्स में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसे में अगर आप 50% बस पढ़ोगे यहाँ पे और जनवरी फरवरी में 50%, तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50% से आप थोड़ा ज्यादा पढ़ो, 75% आप कवर करो, यानी कि टर्म से थोड़ा ज्यादा लेके चलो वेटेज, और उसके हिसाब से पढ़ो, तब फिर आपके एनर्जी, तब के आपके अंदर वैसी एनर्जी आएगी। समझ गया। और नवंबर दिसंबर बेसिकली टर्म 1 का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार आएंगे, बोर्ड ने ऐड कर दिए हैं। अब इसका मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनको क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की थोड़ी सी फील आए, इसलिए थोड़े एमसीक्यू बेस्ड स्टडी, केस स्टडी क्वेश्चंस है ना, असर्शन रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इस बार इंक्लूड कर दिए गए हैं। और बेसिकली क्या है कि टर्म 1 में आपका 50% पूरा आएगा, यानी कि 50% आपके टर्म 1 के जोड़ेंगे मार्क्स। ठीक है, और जिसमें से बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू के केस स्टडी बेस्ड टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्या रहेगा कि आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। स्कूल में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है, दोनों केसेस डिपेंड करता है कि कोरोना केसेस क्या है, ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्म 1 का खत्म हो जाएगा। और बेसिकली आपका इसके बाद क्या होगा कि ये सब एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि इसमें शॉर्ट आंसर रटने की वैसे खास जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसमें भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और जनवरी फरवरी की हम बात करते हैं, सिर्फ आपके पास 2 मंथ्स बचेगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे बेसिकली क्या है, आपके 25% सिलेबस फिर बचा होगा आपको करने के लिए, तो आप आसानी से कर लोगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चल लोगे। आपने मतलब 75% सिलेबस कवर कर लिया और उसके बाद जनवरी और फरवरी में आप 2 मंथ्स में जितना थोड़ा बहुत बचा उसको कवर कर सकते हो और अपने साथ में रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से पढ़ते तो आपका सही होगा सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल में आपका टर्म 2 के एग्जाम होंगे, जिसमें 50% मार्क्स उसके भी काउंट किए जाएंगे, है ना, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, प्री बोर्ड इसी को कहेंगे, प्री बोर्ड। ठीक है, नहीं इसको प्री बोर्ड नहीं कहेंगे, प्री बोर्ड इसके पहले हो जाएंगे आपके। ठीक है, अलग से होंगे। और ये टर्म 2 में बेसिकली लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है, और जो आपके एमसीक्यू बेस्ड है सारे क्वेश्चंस आएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है आपका टर्म 1 का और टर्म 2 का बोर्ड की तरफ से आएंगे, सीबीएसई की तरफ से, और आपके स्कूल में वो एग्जाम हो सकते हैं अगर कोरोना केसेस कम हुए तो, नहीं तो वो हो सकता है आपके घर में भी एमसीक्यू के बेस में से क्वेश्चन पेपर देके आपसे एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाए। इससे स्ट्रेटेजी पढ़ना है, 4 महीने के अंदर 75% सिलेबस कवर करो, रिवीजन करो, वही और बताऊं कैसे पढ़ना है। बाकी अभी ध्यान रखो, टर्म 1 के लिए एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चन और उसमें बेसिकली उसके बाद 2 महीने बचेंगे, तो इसमें आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, और बेसिकली क्या है, एमसीक्यू के लिए आपको कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी, जिसको अभी आपको बताऊं कौन सी। ठीक है, और टर्म 2 मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो पैटर्न आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने हैं। ठीक है, एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम 2 तरीके से हो सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगर एग्जाम बिल्कुल मतलब कोरोना के एकदम पूरे से घट गए, कम हो गए, तो हर स्कूल में आपके एग्जाम होंगे ऑफलाइन, यानी कि स्कूल में आके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड होंगे पहले वाले में, टर्म 1 में, और टर्म 2 में आपका वो एग्जाम होगा, यानी कि रिटर्न होगा, यानी कि उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह आएंगे, उसमें एमसीक्यू भी रहेगा और साथ में शॉर्ट आंसर वगैरह ऐड हो जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100% कैसे जोड़ेंगे, टर्म 1 के 50% और टर्म 2 के 50%, तो इससे जोड़ दोगे तो हो जाएंगे 100%। और इसमें आपके साथ में और क्या चीज होगी, किस किस के मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो आपके होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी प्रैक्टिकल्स है उसके मार्क्स आपके इंक्लूड किए जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसमें आपके मार्क्स रहेंगे। प्री बोर्ड एग्जाम्स जो आप दोगे उसके भी कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट में एज अ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जुड़े जाएंगे। और आपके जो एमसीक्यू केस स्टडी जो क्वेश्चन, देखो मेन बात पे आ रहे हैं, आप देखो एमसीक्यू और केस स्टडी ये सब क्वेश्चन में के लिए आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। अब हर पब्लिशर के अलग अलग क्वेश्चन बैंक आने लगे हैं, और बेसिकली अभी ज्यादातर क्वेश्चन बैंक आए ही नहीं है, क्योंकि अभी सब प्रिंट होंगे, फिर धीरे धीरे सितंबर में आते आते यानी कि अगस्त तक प्रिंट होंगे, फिर अगस्त में, फिर मतलब सितंबर में फिर आएंगे मार्केट में, तो उसमें क्या बहुत टाइम लग जाएगा।
अभी ओसवाल के आ चुके हैं, तो आप चाहो तो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो। उस क्वेश्चन बैंक में खास बात है कि आपके सारे मतलब पीवाईक्यूज वगैरह थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे, और जो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग थोड़े बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आप वो वाला भी खरीद सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप खरीद सकते हो। बेसिकली क्या है कि आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है, और बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बैंक लेना, कुछ भी ऐसा मत ले लेना, ठीक है। और इसमें जिसमें कि आपकी एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी बेस्ड वो वाला क्वेश्चन बैंक लेना है ना, ऐसा क्वेश्चन बैंक मत लेना जिसमें केस स्टडी नहीं हो और एमसीक्यू नहीं हो, ठीक है, तो दिक्कत पड़ जाओगी, ठीक है। तो ओल्ड नहीं न्यू सेशन का खरीदना, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कुछ टिप्स थी। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्लास में क्या क्या चीजें मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। यार मैं आगे एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो अब आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आंख कान दिमाग सब खोल लेना, और जो भी बोल रहा हूँ उसको अपने अंदर तक जाने देना, और उसके बाद फॉलो आपका काम करना है, मेरा काम बताना है, ठीक है। तो टारगेट आपका सबसे पहले क्लियर करो कि आप 12th बोर्ड के लिए सब तैयारी कर रहे हो, या आपका टारगेट जेईई मेंस है या नीट का एग्जाम है, ठीक है। तो आप अपना पहले पूरा गोल फिक्स कर लो, या सिर्फ आपको 12th देना है या नीट का देना है या दोनों देना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करो, ठीक है। और अगर आपका 12th बोर्ड का टारगेट है तो सिर्फ 12th तक रखो, और अगर जेईई का टारगेट है तो सिर्फ 12th तक नहीं, उसके आगे की आप सोचो, उसके लिए आप पढ़ाई करो, ठीक है। और तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको सही रहेगा। तो टारगेट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। कोई आपको कोई भी आगे बोल कि नहीं 12th का मत पढ़ से जेईई का पढ़, कोई कहेगा कि जेईई का मत पढ़ से 12th का पढ़, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो आपका अगर टारगेट 12th है तो 12th पढ़ो, जेईई है तो जेईई भी पढ़ो, प्लस साथ में थोड़ा बहुत 12th भी पढ़ो, क्योंकि आपका क्या है स्कूल में आप थोड़ा आपको ज्यादा जाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है, टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स है, तो थोड़ा बहुत आपको अटेंड करना है, छोड़ना कोई भी नहीं, प्री बोर्ड सारे अटेंड करना है, नहीं तो बाद में मार्क्स के टाइम दिक्कत होती है। स्टूडेंट अगर छोड़ देते तो फिर दोबारा फिर आखिरी में आके एग्जाम दो तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए स्कूल जरूर जाना, ठीक है। सेकंड चीज की हम बात करते हैं, रूटीन और प्लान एकदम क्लियर कर लो कि आपको 24 घंटे में करना क्या क्या है, ठीक है। पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। रूटीन आपका कैसा होना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, लेक्चर से सीख रहे हो, स्कूल से या कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी में कितना टाइम दे रहे हो, उसी से डिसाइड हो कि आपके कितने परसेंट आने वाले हैं, राइट। क्योंकि कोई भी टीचर आपको कितना ही समझा देगा, कितना भी एक लेवल तक आपको बता देगा, लेकिन उसका फायदा तब है जब आप उसको खुद इंप्लीमेंट करो, खुद उसका आउटपुट निकालो, यानी कि खुद आप उस पर काम करो, खुद उसको पढ़ो, रिवाइज करो, क्लियर। तो 6 to 8 आवर आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटा आपका सेल्फ स्टडी में होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप सिर्फ उस टाइम खुद पढ़ रहे हो, खुद नोट्स बना रहे हो, खुद आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी में, ठीक है। देखो आपने पहले कहीं से समझा, उसके बाद फिर नोट्स बनाए, ठीक है। पहले समझना है, देन उसके बाद नोट्स बना, उसके बाद फिर उसको रिवाइज करते हो, सिंपल सा तरीका है। रूटीन फिक्स करो सुबह सबसे पहले कि ऑनलाइन क्लासेस इतने बजे से इतने बजे तक है, दोपहर में रेस्ट करना है, ठीक है। और टास्क के हिसाब से आप बनाओगे टाइम टेबल तो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप एक एक करके बनाओगे 1 घंटे में ये करना वो करना वो करना, तो ऐसे में क्या है, मान लो अगर आपने कोई चीज छोड़ी तो वो बैकलॉग कवर फिर होता है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको जो भी है आप टास्क के हिसाब से चलो, मानो दोपहर को सोना है तो सिर्फ रखो कि सोना है, उसके बाद फिर 5 बजे से या 4 बजे से कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी पे टाइम देना है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पे आप ज्यादा फोकस देना, ठीक है। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यार इसको ऑलरेडी वीडियो बना चुका था 12th का, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, बट फिलहाल आपको यहाँ पे बताता हूँ। रिसोर्सेज ऐसा कि यार मैं चाहे अगर मैथ्स की बात करूँ तो पेपर 80% एनसीईआरटी से ही आता है, केमिस्ट्री की बात करूँ तो पूरा एनसीईआरटी से पेपर आता है, फिजिक्स की बात करूँ फिजिक्स से भी पूरा एनसीईआरटी का आता है। अब इसके अलावा आपको अगर एनसीईआरटी से नोट्स बनाने में दिक्कत जाती है, ठीक है, नोट्स बनाना एनसीईआरटी चाहिए पूरा, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, जो भी इसमें नोट्स है आप बनाओ, और डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। बट अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको कुछ गाइड बताता हूँ, ऑल इन वन की आप गाइड खरीद सकते हो, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए आप दूसरी गाइड खरीद सकते हो, आर डी शर्मा, ठीक है, और फुल मार्क्स, और भी बहुत आती हैं, रैंक बूस्टर, ठीक है। तो अलग अलग सब किताबें आती रहती हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे अपने हिसाब से करो, बट मेन आप प्रेफरेंस एनसीईआरटी को देना, ठीक है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। फिजिक्स में अगर आपको नहीं समझ में आया तो एसएल अरोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अभी टाइम है, बाद में लास्ट के 2 महीने में आपको एसएल अरोरा कवर नहीं हो पाएगी, अभी से अगर आप खरीद लोगे तो डेफिनेटली पढ़ लोगे, उसमें क्वेश्चन भी है, सारे टाइप के टॉपिक्स भी कवर्ड है, तो डेफिनेटली आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको स्कूल से अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, आप नोट्स बनाओ, उससे सीखो, लेकिन अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप टीचर चेंज करो, ठीक है। अगर आपको एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा तो फिर जल्दी से टीचर बदलो, देखो कि किससे अच्छे समझ में आ रहा है, या यूट्यूब में या किसी से भी, इस बात का खास ध्यान रखना है। कोचिंग से अगर आपको समझ में आया तो कोचिंग में पूछो किसी से कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसमें अंधेरे में बस मत रहना, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखना, एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ चाहे किसी से बनाओ, तो पहले कहीं से आप समझो सीखो, देन उसके बाद नोट्स बनाओ। आपने टॉपिक समझ लिया अच्छे से, कहीं से भी समझ लिया अच्छे से, उसके बाद आपने फिर नोट्स बनाओ उस टॉपिक के रिगार्डिंग, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए, और उस टाइप के कम से कम 2-3 मतलब एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लिए जिसमें फॉर्मुला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे इंप्रूव हो गया आप, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी रिफाइन होते चला जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके नोट्स बनेंगे, और उसके बाद आपका काम ये होना चाहिए कि आपको उसको रिवीजन भी करना है, ठीक है। अब वे ऑफ स्टडी क्या है, आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 महीने आपके बचे हुए हैं, तो उसमें 75% सिलेबस आप कवर करना है आपको, ये आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि टर्म 1 से एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, तो आपका डेफिनेटली आगे क्या वर्डन कम हो जाएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ। तो इसमें आपका काम ये होना चाहिए कि आपको पहले सिलेबस कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करो, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट होने चाहिए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक यहाँ पे जो चीज बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, आपके जो सीनियर से जो गलती की है वही बता रहा हूँ, वो आपको रिपीट नहीं करनी है।
आपको सिलेबस स्टार्टिंग से पूरा कवर करते चलना है, एक दिन ले मत खोने ना। मान लो अगर पढ़ाई एक दिन नहीं होती तो उसमें मतलब अपने आप को ऐसा उल्टा सीधा मत बोलना, बस उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते आओगे तो अपने आप आपको पढ़ाई में कंटिन्यूसली इंटरेस्ट आएगा। एक दिन पढ़ लिया नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, बट आप कंटिन्यूसली पढ़ते हो, कम ज्यादा पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एटलीस्ट पढ़ रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज आपको करना जरूरी है, अलग अलग। मैथ्स की बात करो तो 8 से 10 साल करो, फिजिक्स की बात करो तो 4 से 5 साल के करो, केमिस्ट्री की बात करो तो 1 से 2 साल कर लो, एनसीईआरटी आता वैसे भी, ठीक है। और सैंपल पेपर से करोगे तो इससे क्या होगा, आपको फील आ जाएगी कि एक क्वेश्चन को लिखने में कितना आपको टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और कौन से कितने टाइप के कैश मतलब क्या क्या पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये पीवाई के सैंपल पेपर आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई रिलीज करेगी तो आपको ध्यान रखना है, सिलेबस पे ध्यान देना है, नोट्स बनाना है और उस नोट्स को रिवाइज करना। अब रिवीजन की बात आती है तो क्लास 10 में अगर आपको 95% या उससे मान लो 99%, 98% का अगर आपका टारगेट है तो, या फिर जेईई मेंस का अगर टारगेट है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इतना आपने कितना पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी बार उसको रिवाइज किया, कितनी बार आपने उसको री इंप्रूव किया है ना, तभी आपको कॉन्सेप्ट बार बार याद हुआ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपने चाहे कोई अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ ले लेकिन आपने रिवीजन कम किया तो वो हो सकता है आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, ऐसी फीलिंग आती है। आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे सुबह पढ़ो, सुबह वैसे माइंड शार्प होता है तो सुबह उठ के अगर आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, लिख लिख के पढ़ते हो, चाहे देख देख के पढ़ते हो, बट देखने में क्या है आपकी जो है प्रैक्टिस छूटेगी, इसलिए आप लिख के कोशिश करो और देख के बोल बोल के कोशिश करो। बोलने की कोशिश करने से होता है कि आपके माइंड में, आपके कानों में आपकी आवाज आती है, कॉन्सेप्ट बैठता है, फॉर्मूला बैठता है, इसलिए बार बार रिपीट करो, जो भी पढ़ो उसको बार बार रिपीट करो, दोहराते आओ, लिखते जाओ, ठीक है। रिवीजन करते आओ, पढ़ते आओ, ठीक है। और जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन सेम डे पे होना चाहिए, 5 से 6 बार मिनिमम रिवीजन होना चाहिए, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हो। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, रिवीजन। इसको नहीं करना तो एटलीस्ट ये जरूर करना है कि रिवीजन आप कर दो, ठीक है। तो इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका सब कुछ मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। और एकदम मजे के साथ में पढ़ना है, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका हो गया होगा, 5 से 6 बार पढ़ो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्लास में लोग सब बता दें आपको कैसे पढ़ना है, ये करो वो करो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पहले भी ध्यान रखना है, आपको पढ़ना क्यों है। एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए आपको पढ़ने के लिए, अब वो जो आपको इंस्पायर करेगा अंदर से पढ़ने के लिए, ठीक है। 2-3 रीजन आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये हो सकता है कि भाई आपको अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए आपको पढ़ना है, आपके अंदर के पोटेंशियल को आपको इंक्रीज करना है, पहचानना है, इसलिए आपको पढ़ना है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई क्लास 12 आपकी आखिरी क्लास है, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं, स्कूल खत्म, इसलिए आपको अपनी आखिरी बार पूरा 100% देना है, ठीक है। आपकी चाहे पुरानी क्लासेस में 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक भले आपके कम नंबर है, लेकिन क्लास 12 में आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। भले प्री बोर्ड में कई बार नंबर कम आ सकते हैं, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर पहले से रहना कि क्लास 12 के प्री बोर्ड में थोड़ा बहुत नंबर कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि टीचर का माइंडसेट ये रहता है कि अगर मान लो पेपर इजी दे देंगे तो क्या बच्चे फिर सब स्कोर कर लेंगे और बोर्ड में आके वो गलती कर सकते हैं। इसलिए उनका ये रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा डीप चेकिंग कर दें, इसमें थोड़ी बहुत आपकी गलती निकालें, जिससे कि आप वो गलती बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो। इस बात का खास ध्यान रखना। तो बस यही है, प्री बोर्ड को छोड़ो, बस 12th में आपकी क्लास 12 में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे आपके, भले 60-70 आए हों 10 तक 11 तक, लेकिन क्लास 12 में 94-95 बच्चों के आते हैं, पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का हम खास ध्यान रखना है कि क्लास 12 में आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, इसको लिख लो दीवार के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट चीज की बात करें कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, ठीक है। एक प्रॉब्लम यही आती है, फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, फोन, ठीक है। आपके लोग आसपास जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे आप जैसे फोन चला रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ये भी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहले बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप थोड़ा बहुत लिमिट में कर देना, बिल्कुल ही मत चलाना, ठीक है। तो ही आप एकदम फोकस रह पाओगे, नहीं तो अगर आप जरूरत से ज्यादा फोन में लगे रहोगे, इधर दोस्तों से मिलोगे, ये वो घूमोगे फिरोगे, तो इसमें क्या आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जा ही नहीं पाएगा, आपका टाइम पूरा इसी में वेस्ट होगा। तो ये बस नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फोन लिमिट में चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं चलना, बट लिमिट में चलाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आपसे क्वेश्चन पूछने पड़े कुछ भी करते टाइम कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है ना। तो इस तरीके से अपने आपको खुद को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा यार, ठीक है। खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट बनाए कि मेरे क्लास में सबसे अच्छे नंबर आए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अपने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। पूरी आग लगा दो, ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो, आत्मा डाल दो, पूरा सब कुछ कर दो, ठीक है। सारे एक्शन उठाओ, ठीक है। अपने अंदर विनर वाली फीलिंग लेकर के आओ, लूजर वाली फीलिंग मत लेकर के आना, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा ही आएगा। तो कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हो। लगभग सारी पॉइंट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको सीधा एक्शन लेना है, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया इस वीडियो में, इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली नंबर आएंगे। इसी के साथ पूरे साल आपको गाइड करता रहूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, 12th बोर्ड से रिलेटेड आपको आगे वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूँ। तो फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कर देना गाइस, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हो, जिससे मैं और आगे वीडियो बना सकता हूँ। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बनाने वीडियोस के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।